नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज राणा। आज की हमारी कहानी हरियाणा के सोनीपत की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। शीतल उर्फ सिम्मी मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी, लेकिन उसका बचपन और परवरिश हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। कुछ साल पहले शीतल और उसकी बहन नेहा दोनों की शादी हरियाणा के दो अलग-अलग लड़कों से हो गई थी, जिसके बाद दोनों बहनें हरियाणा में ही बस गई थीं। समय के साथ शीतल ने अपने करियर को लेकर सपने देखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बचपन से ही उसकी एक ख्वाहिश थी कि वह बड़ी होकर एक मॉडल बने, अपना नाम रोशन करे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। लेकिन शायद उसके ये सपने उसके पति को कभी मंजूर नहीं थे। यही वजह थी कि उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। रोज के तकरार और टूटते भरोसे के बीच आखिरकार रिश्ते इतने बिगड़ गए कि दोनों को तलाक लेना पड़ा। शीतल के दो बच्चे भी थे, जो तलाक के बाद उनके पिता के पास ही रहते थे, और शीतल अपनी बहन नेहा के साथ रहने लगी थीं। नेहा का पति अमेरिका में रहता था, इसलिए दोनों बहनें फिलहाल एक साथ ही रह रही थीं। सोनीपत में रहते रहते दोनों बहनों की जिंदगी काफी हद तक सामान्य हो गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, शीतल अपना करियर बनाना चाहती थी। वह लगातार नए मौकों की तलाश में थी, और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका नाम था सुनील। शुरुआत में शीतल और सुनील की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत बढ़ती चली गई और दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। वक्त के साथ यह दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इसी दौरान सुनील को शीतल के पैशन का पता चलता है कि वह मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। शायद यहीं से सुनील ने उसे अपने करीब लाने की कोशिश शुरू कर दी। करनाल के मॉडल टाउन इलाके में सुनील का एक होटल था। सुनील ने शीतल को वहां के मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। अब तक दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। इतना करीब आ गए थे कि शीतल अक्सर सुनील के साथ उसी होटल में रात को भी रुकने लगी थी। हालांकि वह ज्यादातर समय अपनी बहन नेहा के पास ही रहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी अब तेजी से बदल रही थी और सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब तक शीतल की भी जिंदगी काफी हद तक रास्ते पर आ चुकी थी, और सुनील को भी एक ऐसी लड़की मिल गई थी जो उसकी जिंदगी में पूरी तरह शामिल हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद हालात ऐसे हो गए कि सुनील को मजबूरी में होटल बंद रखना पड़ जाता है। लेकिन होता यह है कि होटल बंद होने के बाद भी शीतल और सुनील का रिश्ता टूटता नहीं है, बल्कि दोनों ने करनाल में ही एक कमरा ले लिया और साथ में रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन सुनील ने शीतल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इस बीच शीतल को यह बात पता चल चुकी थी कि सुनील शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। शीतल भी पहले शादीशुदा रह चुकी थी, लेकिन उसका तलाक हो चुका था, जबकि सुनील अब भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका अब तक तलाक नहीं हुआ था। इसी वजह से जब सुनील ने शीतल को शादी के लिए प्रपोज किया, तो शीतल ने साफ साफ मना कर दिया था। फिर भी वह दोनों साथ में रहना नहीं छोड़ते। शीतल अब भी उसी के साथ रह रही थी, जो बिल्कुल सही नहीं था। सुनील कभी कभार अपने घर चला जाता तो कभी कई रातें शीतल के साथ ही गुजारता था। शायद सुनील की पत्नी को यह पता नहीं था कि उसका पति क्या कर रहा है। उसे लगता होगा कि वह रात रात भर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही कर रहा था। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। शीतल अब पूरी तरह से मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने था पैसों का। वह फाइनेंशियली इतनी मजबूत नहीं थी कि सारे खर्चे खुद उठा सके। लेकिन उस वक्त उसके साथ सुनील था, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनील ने शीतल के करियर को सपोर्ट करने के लिए अपनी 4 एकड़ जमीन तक बेच दी थी, ताकि उससे जो पैसे मिले उनसे शीतल का सपना पूरा किया जा सके। और यहीं से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। शीतल का करियर अब बनना शुरू हो गया था। उसे मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़े कई काम मिलने लगे थे। सब कुछ अब सामान्य लगने लगा था, जैसे जिंदगी एक सही रास्ते पर चल पड़ी हो।
14 जून 2025 का दिन था जब शीतल को पानीपत के आहार गांव से एक कॉल आता है। उसे एक एल्बम की शूटिंग के लिए बुलाया गया और इस शूट के लिए सुनील ही उसे आहार गांव छोड़ने जाता है। दिन भर शूटिंग चलती है और रात के करीब 10-11 बजे के आसपास सुनील दोबारा आहार गांव पहुंचता है शीतल को लेने के लिए। दोनों सुनील की कार में बैठते हैं और फिर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन लौटते वक्त रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो बहुत ड्रामिक जैसा आता है। भयानक था। इसके बाद किसी को नहीं पता था कि वह दोनों कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। 15 जून की सुबह सुनील पानीपत के एक अस्पताल में पहुंचता है। हालत बहुत खराब थी। वह जख्मी था और साफ तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई बड़ी घटना घटी हो। वह खुद को पार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और साथ ही पुलिस को फोन करता है। फोन पर वह बताता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वह कार दिल्ली पैरेलल नहर में गिर गई है। सुनील कहता है कि वह किसी तरह तैरकर बाहर निकल गया, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी थी। उसका नाम शीतल था। वह भी उसी गाड़ी में थी और अब उसे नहीं पता कि वह कहाँ है, ना ही कार की कोई खबर है। बस वह जैसे तैसे पानी से निकलकर अस्पताल पहुंच पाया है। जैसे ही यह बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है। वे सुनील से पूछताछ करते हैं कि आखिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। फिर पुलिस कुछ लोगों की मदद लेती है और काफी मशक्कत के बाद दिल्ली पैरेलल नहर से उसकी कार को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शीतल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह ना तो गाड़ी के अंदर थी और ना ही उसके आसपास। और जो लोग नहर में उतरे थे, उन्होंने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन शीतल कहीं नहीं मिली। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, या तो शीतल का शव खुद से किनारे लग जाए या फिर किसी राहगीर को कहीं पर दिखाई दे जाए जिससे कोई सुराग मिले। फिर थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे पानीपत में फैल जाती है और आसपास के इलाकों में भी हलचल मच जाती है। हर जगह यही बात हो रही थी कि एक लड़की कार एक्सीडेंट के बाद से गायब है। उधर जब यह सब कुछ चल रहा था तभी शीतल की बहन नेहा भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह अपनी बहन के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। साथ ही पुलिस को कुछ और अहम बातें भी बताती है। खैर, इस वक्त तक पुलिस शीतल की शव को ही ढूंढ रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 16 जून को पुलिस को सोनीपत से कॉल आता है। कॉल में बताया गया कि सोनीपत के खरखौदा इलाके से एक नहर में एक लड़की का शव मिला है। अब जो जगह थी जहां सुनील की कार नहर में गिरी थी और जहां यह शव मिला था, उन दोनों के बीच की दूरी करीब 80 की बॉटनी में थी। यानी अगर वाकई यह शीतल की लाश थी, तो एक्सीडेंट के बाद वह पानी में बहते हुए लगभग 80 की बॉटनी दूर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो उनके लिए उस शव को पहचानना आसान नहीं था। पानी में पड़े रहने के कारण बॉडी की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। पुलिस ने नेहा को फोन करके इस बात की सूचना दी ताकि वह उस शव की पहचान कर सके। जैसे ही नेहा मौके पर पहुंचती है, वह देखते ही तुरंत पहचान लेती है कि यह किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन शीतल की ही शव है। शीतल के हाथ पर एक टैटू था और उसके सीने पर भी एक टैटू बना हुआ था। इन्हीं निशानों के आधार पर शीतल की पहचान हो जाती है। अब तक यह केस एक सीधा साधा एक्सीडेंट लग रहा था। एक लड़की लापता थी, फिर उसकी शव मिल गई। सब कुछ नॉर्मल और सामान्य सा दिख रहा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही पुलिस शव को बाहर निकालती है, वह सन्न रह गई थी, क्योंकि यह कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। शीतल की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। यही नहीं, उसके शरीर पर कुल 7 बार धारदार हथियार से वार किए गए थे। अब पुलिस के सामने कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, सिर्फ एक नाम था, सुनील। और यहीं पर नेहा की बात सामने आती है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि उसने पुलिस को कुछ और भी बताई थी। असल में नेहा ने पुलिस को बताया था कि जिस रात शीतल गायब हुई थी, उसे शीतल की वीडियो कॉल आई थी। उस कॉल में शीतल रोकर कह रही थी कि सुनील उसे मार रहा है और थोड़ी देर में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जिसके बाद नेहा का शीतल से कोई संपर्क नहीं हो पाया था।
अगले दिन जब शीतल की कोई खबर नहीं मिली, तो नेहा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। अब पुलिस का शक पूरी तरह से एक ही इंसान पर था और वह था सुनील। 16 जून को ही पुलिस सुनील के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में सुनील हर बात को टालता रहा, ठीक वैसे ही जैसे अक्सर होता है जब कोई इंसान किसी बड़ी सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है, तो सुनील पुलिस के सामने आखिरकार टूट जाता है और सब कुछ सच-सच बता देता है। सुनील बताता है कि उसने शीतल के करियर को बनाने के लिए हर प्रयास किया। वह चाहता था कि उनका रिश्ता आगे बढ़े और वे दोनों शादी कर लें। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही शीतल को यह पता चला कि सुनील पहले से शादीशुदा है, तो उसका बर्ताव बदलने लगा। इसके बाद शीतल की बातें कई और लड़कों से होने लगी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीतल के बाजू पर जो विशाल नाम का टैटू बना हुआ था, वह महज एक नाम नहीं था, बल्कि उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड था। कहा जा रहा था कि शीतल जल्द ही विशाल से शादी करने वाली थी, और यही बात जब सुनील को पता चलती है, तो उसके अंदर बेचैनी और गुस्सा भरने लगते हैं। सुनील अब शीतल से दूरी नहीं रखना चाहता था, वह हर हाल में उसके करीब रहना चाहता था। इसलिए वह बार-बार कोशिश करता कि शीतल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। उसे लगता था कि अगर वह उसके साथ रहेगा, तो शीतल किसी और की नहीं होगी। वह यह भी सोचता था कि जैसे ही सही वक्त मिलेगा, वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और फिर शीतल से शादी कर लेगा। लेकिन अब शीतल का बर्ताव धीरे-धीरे बदलने लगा था। उसका लगाव सुनील में अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह खुद तलाक का दर्द झेल चुकी थी और इसलिए वह जानती थी कि एक रिश्ता टूटने का क्या दर्द होता है। बच्चों से दूर होने का जो दर्द होता है, वह शीतल ने खुद महसूस किया था। अब भले ही वह अपनी जिंदगी में लगभग सेटल हो चुकी थी, लेकिन उस दर्द की यादें अब भी उसके साथ थीं। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की शादी टूटे या किसी और को वैसा ही दर्द झेलना पड़े जैसा उसने खुद झेला था। और शायद इसी वजह से अब उसके दिल में सुनील के लिए वह प्यार नहीं बचा था, जिसकी उम्मीद सुनील कर रहा था। 14 जून 2025, जिस दिन शीतल को शूट के लिए बुलाया गया था, सुनील तब भी पूरी कोशिश कर रहा था कि शीतल उसके साथ ही बनी रहे। वही उसे शूट पर छोड़ने गया था और वही रात को उसे लेने भी गया था। जैसे ही सुनील को यह पता चला था कि शीतल की जिंदगी में कोई और लड़का आ चुका है, उसने एक चाकू खरीदा और उसे अपनी गाड़ी में ही छिपाकर रख लिया था। शायद वह किसी मौके की तलाश में था और यह मौका उसे उस रात मिल ही गया, जिस रात वह शीतल को लेने गया था। रात के करीब 1:30 बजे जब सुनील शीतल को लेने पहुंचा, तो दोनों कार में बैठ गए। फिर रास्ते में ही शीतल के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह उससे बात करने लगती है। सुनील बार बार उसे समझाता रहा कि वह फोन काट दे और किसी लड़के से बात न करें, लेकिन शीतल उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। शीतल बार बार उस लड़के से बात किए जा रही थी। सुनील उसे मना करता रहा, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। सुनील ने चाकू निकाला और शीतल का गला पर चला दिया। उसे खुद भी होश नहीं था, लेकिन इस संघर्ष के दौरान शीतल भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। इसी हाथापाई में एक बार चाकू खुद सुनील के हाथ पर लग गया था, जिससे उसके बाजू में भी गंभीर चोट आई थी। और जब सुनील को यह लगने लगा कि शीतल अब शायद बच नहीं पाएगी और उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, तब जाकर उसे होश आया और उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शीतल उस हमले के बाद भी करीब 1 घंटे तक जिंदा थी। वह चाहता तो उसे अस्पताल ले जा सकता था, शायद उसकी जान बच भी सकती थी। लेकिन सुनील जानता था, अगर वह हॉस्पिटल गया तो पकड़ा जाएगा और फिर उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस डर से उसने 1 घंटे तक शीतल को अपनी कार में ही रखा, बस इंतजार करता रहा कि कब उसकी सांसें रुक जाएं। वह जानता था, अगर शीतल बच गई तो उसका जेल जाना तय है।
इस 1 घंटे में सुनील बस यही सोचता रहा कि अब वह इस हालात से कैसे बाहर निकले, कैसे खुद को पुलिस से बचाए, कैसे इस सबूत को मिटाए। और फिर उसी दौरान उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। वह अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली पैरेलल नहर की तरफ जाता है और फिर जानबूझकर उसे नहर में उतार देता है। लेकिन उससे पहले वह गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, क्योंकि उसे तैरना आता था और उसे पूरा यकीन था कि वह इस नहर से बाहर निकल जाएगा। दरवाजा खोलने के पीछे उसकी सोच यह थी कि पानी तेजी से गाड़ी में भर जाए, गाड़ी पूरी तरह डूब जाए और शीतल का शव पानी में बहकर कहीं दूर चला जाए, ताकि पुलिस को ना शव मिले ना कोई सबूत। उसकी पूरी प्लानिंग यही थी कि अगर शव नहीं मिलेगी तो केस भी नहीं बनेगा और वह बच जाएगा। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी यह साजिश, जिसे उसने बड़ी चालाकी से रचा था, आखिरकार फेल हो गई थी। क्योंकि सुनील शीतल को मरने से पहले एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने शीतल को अपनी बहन नेहा से वीडियो कॉल करने दिया था, और वही एक कॉल इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। उसी कॉल से पुलिस को यह यकीन हो गया था कि इस वारदात में सुनील कहीं ना कहीं जरूर शामिल है। बाकी जो सुराग थे, बाजू पर चोट के निशान, उलझे हुए बयान और एक्सीडेंट का बहाना, सब मिलाकर पुलिस के लिए तस्वीर साफ हो गई थी। आखिरकार सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। एक शादीशुदा आदमी जो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, फिर भी किसी और की जिंदगी पर अपना पूरा हक जताने की कोशिश करता है। और जब उस लड़की ने खुद अपनी राह चुनने की ठानी, तो उसने ठाना कि अब यह लड़की ना तो उसकी होगी, न किसी और की। शीतल ने कोई अपराध नहीं किया था, बस इतना चाहा था कि वह किसी टूटे रिश्ते की छांव से निकलकर अपने पैरों पर खुद मजबूती से खड़ी हो। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में एक औरत का खुद के लिए सोचना अक्सर एक मर्द की मर्दानगी पर चोट माना जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या एक औरत के जीवन पर उसका अपना हक नहीं होता? क्या कोई मर्द सिर्फ इसलिए किसी औरत की जिंदगी पर कब्जा जमा सकता है क्योंकि वह उसे प्यार करता है? क्या किसी महिला की जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है कि जब मन चाहे उसे मार दो और फिर कह दो गुस्से में था? अदालत अपना फैसला सुनाएगी, सुनील को शायद सजा भी मिलेगी, लेकिन आत्मा की अदालत में यह सवाल हमेशा गूंजते रहेंगे। क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक औरत का खुद के लिए जीना अपराध की